काव्या डरते हुए आदित्य को देख रही थी, जो लगातार सूरज को पीट रहा था। बाकी सब भी अपने मुंह पर हाथ रखकर ये सब देख रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह आदित्य को रोक सके। सूरज इस वक्त किसी कुत्ते की तरह सिर्फ मार खा रहा था। आदित्य के सर पर तो जैसे खून सवार हो गया था। इस वक्त बस साक्षात यमराज का अवतार लग रहा था, जो कि सूरज की जान निकाल कर ही मारने वाला था। बेचारी काव्या अपनी जगह पर थी। वह थर थर कांप रही थी। उसके होंठ भी कांप रहे थे। षष्ठी ने उसे कस के गले लगाया हुआ था। काव्या ने षष्ठी को भी कस के पकड़ा हुआ था। काव्या आदित्य को देख रही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त भी इम्तहा गुस्सा नजर आ रहा था। काव्या ने सूरज की हालत देखी। सूरज की हालत देख ऐसा लग रहा था कि अगर आदित्य ने उसे मारना बंद नहीं किया तो शायद सूरज यहीं पर ही दम तोड़ देगा। काव्या ने काफी मुश्किल से धीमी आवाज में कहा, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। काव्या की आवाज कानों में पड़ते ही आदित्य, जो कि सूरज का सर दीवार पर पटकने ही वाला था, उसके हाथ रुक गए। उसने पलटकर काव्या की तरफ देखा, जो अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। काव्या इस वक्त काफी ज्यादा बेसहारा और मासूम लग रही थी। उसका एक गाल बुरी तरह से सूज चुका था और उस पर अभी भी सूरज के 5 उंगलियों के निशान छपे नजर आ रहे थे। काव्या ने फिर से काफी हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, प्लीज उसे छोड़िए, मुझे घर जाना है। काव्या काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। षष्ठी ने उसे कस के पकड़ा हुआ था, वरना शायद वह जमीन पर भी गिर जाती। आदित्य ने सूरज की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तेरी औकात तो मैं तुझे बाद में याद दिलाऊंगा। अगली बार से अगर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को नजर उठाकर भी देखा तो मैं तेरी क्या हालत करूंगा, ये तू सोच भी नहीं सकता सूरज। इतना कहकर आदित्य ने सूरज को खुद से दूर धकेल दिया और काव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। शशि ने काव्या को कस के पकड़ा हुआ था। आदित्य काव्या के पास आकर खड़ा हो गया। हालांकि उसकी आंखों की कोल्डनेस अभी भी कम नहीं हुई थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जो अभी भी कांप रही थी। उसने सृष्टि की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे काव्या को छोड़ने का इशारा किया। आदित्य का इशारा मिलते ही सृष्टि ने काव्या को छोड़ दिया। सृष्टि के छोड़ते ही काव्या को आदित्य ने पकड़ लिया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य की बाहों में जाते ही काव्या को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी टेंशन, उसकी सारी परेशानी पल भर में गायब हो गई हो। काव्या को एहसास भी नहीं हुआ कि इस वक्त जिस इंसान की बाहों में वह सुकून महसूस कर रही है, अपनी सारी परेशानियां भूल चुकी है। वह इंसान उसके लिए लगभग अजनबी ही है। काव्या ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बॉडी का पूरा भार आदित्य के ऊपर डाल दिया। आदित्य ने भी काव्या को कस के पकड़ लिया और उसे झटके से बाहों में उठा लिया। काव्या ने भी अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया और उसे कस के पकड़ लिया। आदित्य ने घूरकर एक नज़र सबको देखा और काव्या को लेकर सीधा पार्टी हॉल से बाहर की तरफ चला गया। काव्या अभी भी किसी छोटी सी गुड़िया की तरह आदित्य को कस के पकड़ी हुई उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। जैसे अगर उसने आदित्य पर से अपनी पकड़ ढीली की तो उसे कोई आदित्य से छीन कर ले जाएगा। काव्या के कानों में अभी भी सूरज की घटिया बातें घूम रही थी। सूरज की जबरदस्ती किस करने की तस्वीर अभी भी काव्या की आंखों के सामने घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कस के मुट्ठी में आदित्य की शर्ट को पकड़ा हुआ था। आदित्य अभी काव्या के डर को महसूस कर सकता था, इसलिए वह चुपचाप काव्या को होटल प्लाजा से नीचे ले जा रहा था। काव्या ने एक बार भी अपना चेहरा उसके सीने से बाहर नहीं निकाला था। कुछ देर बाद आदित्य काव्या को लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। काव्या अभी भी उसी तरह से आदित्य को कसकर पकड़ी हुई थी। उसने अभी भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की। आदित्य ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ, मेरे होते हुए सूरज कुछ भी नहीं कर सकता, डरना बंद करो। आदित्य की बात सुनकर भी काव्या ने अपना चेहरा नहीं निकाला। ये देखकर आदित्य ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, काव्या, मैंने कहा यहाँ पर कोई नहीं है, डरना बंद करो। आदित्य को तेज चलता देखकर काव्या ने जल्दी से अपना चेहरा उसके सीने से बाहर निकालकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त भी वह बहुत मासूम और छोटी सी बच्ची लग रही थी, जो कि किसी बात से बहुत ज्यादा डर गई हो। आदित्य ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरे होते हुए सूरज तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा।
हर किसी से प्रोटेक्ट करूंगा। तुम अब आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड हो। तुम्हारे ऊपर कोई नजर भी नहीं उठा सकता। तुम्हें छूना तो दूर की बात है। और मैंने कहा था ना, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। नतीजा क्या होगा इसकी चिंता किए बिना, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हें कुछ सामान नहीं मिला जिससे तुम उसका सर फोड़ देती या उसके पेट में कुछ घोंप देती। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, पर आदित्य की आंखों की अजब सी चमक देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। काव्या ने धीमी आवाज में डरते डरते कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे डर लगता है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? खुद की रक्षा करने के लिए तुम्हें ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया में हजारों राक्षस पड़े हुए हैं काव्या, जो लड़कियों को नोचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं बन सकती स्ट्रांग। बचपन से इसी तरह से जीती आई हूँ। कोई नहीं था जो मुझे बता सके कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमेशा से लाइफ अकेली जिया है। जिंदगी में जब लगा था कि कोई है जिसे मेरी फिक्र है, जो मेरी लाइफ बदल सकता है, जो मेरे लिए मेरा परिवार बन सकता है, तब पता चला कि यह सब तो सिर्फ एक धोखा था। इसलिए अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अगर कुछ करना है तो वह खुद ही करना है। इंडिपेंडेंट बनना है। अपनी जिंदगी खुलकर जीनी है। किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं है? आदित्य का सवाल सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य की आंखों में कुछ अलग ही काव्या को नजर आ रहा था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने काफी मुश्किल से कहा, पर मैं तो आपकी फेक गर्लफ्रेंड हूं ना, बस कुछ दिनों के लिए। उसके बाद तो मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। तो फिर मैं क्यों आपसे कोई उम्मीद लगाऊं? काव्या की बात सुनकर आदित्य उसे अजीब तरह से घूरने लगा। उसने काव्या को अपनी गोद से उतारकर बगल में बिठाते हुए कहा, वह सब बंद करो। आप मुझे इतना बताओ कि जब सूरज तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला? क्योंकि मैंने सुना है लड़कियों का सिक्स सेंस काफी तेज होता है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उदासी भरी आवाज में कहा, सच में मुझे नहीं पता चला कि मैं मेरे पीछे कब आया। पर बाथरूम के बाहर पहुंचकर उसने मुझसे जबरदस्ती कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तब मैंने उसे धमकी भी दी थी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए वह मुझसे दूर रहे। पर वह माना ही नहीं। जब मैं बाथरूम के अंदर गई तो वह जबरदस्ती दरवाजे पर हाथ से मार रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद उसने मेरे साथ इतना कहकर काव्या चुप हो गई और अपना चेहरा नीचे झुका लिया। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी दरवाजा दोबारा खोलने की? अगली बार से अगर कोई भी आदमी इस तरह की कोई हरकत करे तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी। तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ना? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में कहा, नहीं। आदित्य ने काव्या को घूर कर देखा और फिर उसका मोबाइल उसके हाथ से लेकर उसमें अपना नंबर सेव कर लिया। नंबर सेव करने के बाद आदित्य ने मोबाइल काव्या की तरफ देते हुए कहा, यह लो, मैंने इसमें अपना नंबर लव नाम से सेव किया है। इसलिए जब भी इस नाम से तुम्हें कॉल आए तो दो रिंग बजते ही कॉल पिक कर लेना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी कॉल को इग्नोर करे। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। आदित्य ने काव्या को घूरते हुए कहा, मेरे नंबर पर कॉल करो, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और अपनी लंबी लंबी खूबसूरत उंगलियों से आदित्य के नंबर पर टाइप करने लगी। आदित्य काव्या को ही देख रहा था, जो बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी। थोड़ी देर पहले ही वह किसी खरगोश के बच्चे की तरह डरी हुई थी और इस वक्त वह किसी बिल्ली की बच्चे की तरह सिमटी हुई थी। काव्या के हर एक रूप से आदित्य को प्यार होने लगा था, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। काव्या ने आदित्य के नंबर पर कॉल किया। आदित्य ने अपने मोबाइल में काव्या का नंबर भी माई लव नाम से सेव किया और काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज हमें कहीं और जाना है, इसलिए रेडी हो जाओ। वहां पर कई तमाशे होंगे, पर एक बात याद रखना, किसी के आगे झुकने की
किसी से डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य की बातें सुनकर काव्या डरते डरते उसकी तरफ देखने लगी, पर उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद आदित्य और काव्या की गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आकर रुकी। काव्या ने बाहर की तरफ देखा। यह घर आदित्य के घर से बिल्कुल अलग था, पर उतना ही आलीशान और शानदार था। पर इसकी बनावट देखकर लग रहा था कि जैसे ये राजा महाराजा के समय का घर हो। काव्या ने आदित्य की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, हम कहाँ आ गए? आदित्य ने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी फेंक ससुराल में, तुम्हारी सोकोट ना होने वाली सास, तुम्हारे ना होने वाले ससुर और मेरी दादी से मिलने। यह सुनकर कि आदित्य उसे यहाँ अपने परिवार से मिलाने के लिए लेकर आया है, काव्या के हाथ पैर जो कुछ देर पहले नॉर्मल हुए थे फिर से ठंडा पड़ने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे डर लगता है। सूरज उसे कई बार अपने परिवार के बारे में बताता था, पर काव्या को यकीन था कि सूरज ने कुछ भी सही नहीं बताया होगा। जब भी काव्या कहती थी कि क्या तुमने अपने परिवार वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बताया है, तब सूरज हमेशा यही कहता था कि हाँ, मैंने सबको बताया है और सब तुमसे मिलना भी चाहते हैं। पर हर बार सूरज किसी न किसी बहाने से उन सबसे काव्या की मुलाकात टाल देता था। लेकिन एक बार जब सूरज और काव्या दोनों मूवी डेट पर गए थे मॉल में, तब वहां पर सूरज की मॉम ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। उस टाइम काव्या पहली बार सूरज की मॉम से मिली थी और तब से लेकर आज तक उसने कभी सूरज से दोबारा उसकी मॉम या परिवार से मिलने के बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि सूरज की मॉम का बिहेवियर काव्या की तरफ ऐसा था जैसे काव्या उनके घर की सर्वेंट हो। काव्या को आज भी याद है कि किस तरह से उन्होंने काव्या के मुंह पर वो बेइज्जती की थी। पर सूरज के लिए काव्या ने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था और हंसते हंसते उनकी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि उस टाइम पर काव्या सूरज के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसके लिए सूरज ही उसकी दुनिया था और वह सूरज के साथ रहने के लिए किसी की भी बातें सुनने के लिए तैयार थी। पर आज काव्या को अपनी उस हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि वह सूरज के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल गई थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। उसने काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वहां पर तुम्हें सिर्फ दो लोगों की इज्जत करनी है, एक मिस्टर विक्रम कपूर और एक मेरी दादी वसुंधरा कपूर। उन दोनों के अलावा कोई भी तुमसे बदतमीजी से बात करने की कोशिश करे तो मुंह तोड़ जवाब देना। और हाँ, अगर मेरी दादी या फिर मिस्टर विक्रम कपूर दोनों में से किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो तुम्हें चुप रहना है, उनका जवाब मैं दे दूंगा। सूरज की माँ की हरकत याद करके काव्या को आदित्य के परिवार से मिलने में डर लग रहा था। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, पर क्या जरूरत है तुम्हारे परिवार से मिलने की? वैसे भी हम कुछ दिनों तक ही साथ में रहने वाले हैं ना? आदित्य ने काव्या को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी फेक गर्लफ्रेंड, अपने परिवार, अपनी दादी के लिए ही बनाया है, क्योंकि उन्हें हमेशा मेरे रिलेशनशिप को लेकर टेंशन रहती है और इस उम्र में मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। मेरी दादी हमेशा से मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मजबूर करती थी, और अब जब तुम मेरे साथ हो तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी दादी को बताऊं भी ना कि मैंने गर्लफ्रेंड बना ली है, जिस वजह से वह और ज्यादा टेंशन लेती रहे, वह भी इस उम्र में। आदित्य की बातें सुनकर काव्या ने कहा, मैंने कब ऐसा कहा? पर मुझे डर लग रहा है। मैं सूरज की मॉम से मिल चुकी हूँ। कहते हुए काव्या ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। काव्या जानती थी कि सूरज और आदित्य दोनों सगे भाई नहीं है और सूरज की मॉम आदित्य की मॉम नहीं है, जिस वजह से उसने आदित्य को यह बताने की हिम्मत की। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम उस डायन से मिल चुकी हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पिछली बार जिस तरह की हरकत उसने तुम्हारे साथ की थी या फिर बदतमीजी की थी, उसका हिसाब चुन चुन के लेना उस डायन से। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे लगा नहीं था कि आदित्य इस तरह से डायरेक्ट सूरज की मॉम के साथ उससे बदतमीजी करने के लिए कहेगा। काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ज्यादा सोचो मत, अंदर जो कुछ भी होगा तुम हैंडल कर लोगी, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। इतना कहकर आदित्य काव्या को लेकर अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। दरवाजे पर पहुंचते ही दो दरबारों ने अपना सिर झुकाकर
आदित्य और काव्या का वेलकम किया और दरवाजा खोल दिया। आदित्य ने दोनों की तरफ देखा भी नहीं और सीधा एटीट्यूड से काव्या का हाथ पकड़कर घर के अंदर आ गया। लिविंग रूम में आते ही काव्या ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। यह किसी राजमहल की तरह बड़ा सा लिविंग रूम था। बीच में एक बड़ा सा झूला और बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। काव्या उस लिविंग रूम की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। वहीं आदित्य का ध्यान सिर्फ वहां पर मौजूद एक इंसान पर था। यह कोई और नहीं, उसकी दादी वसुंधरा कपूर थी, जिनकी उम्र इस वक्त 70 साल की थी। दिखने में वह आज भी 50 साल की औरत से ज्यादा नहीं लगती थी। उनके चेहरे का वह गुरूर बताता था कि वह कोई मामूली औरत नहीं है। उन्होंने सफेद कलर की कढ़ाई वाली साड़ी पहनी हुई थी, गले में मोतियों की माला, हाथों में मोतियों के कड़े और चेहरे पर मुस्कुराहट। वह सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जो पूरे घर को ही देख रही थी। ये देखकर उसने धीरे से कहा, काव्या। आदित्य की आवाज कानों में पड़ते ही काव्या ने डरते डरते उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। आदित्य ने काव्या के एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और अपनी दादी वसुंधरा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह है मेरी दादी वसुंधरा कपूर। मेरे लिए इस घर में सिर्फ वही एक है जो मायने रखती हैं, और तुम्हें भी सिर्फ उन्हें ही रिस्पेक्ट देनी है। और याद रखना, मिस्टर विक्रम कपूर के साथ भी तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने छोटे बच्चों की तरह अपना सिर हिलाया। आदित्य का ध्यान तभी वसुंधरा कपूर जी के कुछ दूर पर बैठे एक आदमी पर गया। उस आदमी की उम्र 50 साल के ऊपर लग रही थी। यह कोई और नहीं, विक्रम कपूर थे, यानी कि आदित्य के पापा थे, जो कि इस वक्त कुछ फाइलें पढ़ते हुए अपनी माँ से कुछ बात कर रहे थे। वसुंधरा जी और विक्रम जी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और काव्या का हाथ पकड़कर वसुंधरा जी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं किसी के कदमों की आहट महसूस होते ही वसुंधरा जी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। जैसे ही उनका ध्यान सामने से आ रहे आदित्य पर गया, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खुशी भरी आवाज में कहा, आदित्य मेरे बच्चे, आ गया तू। वसुंधरा जी के मुंह से आदित्य का नाम सुनकर विक्रम जी ने भी अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी वसुंधरा जी और विक्रम जी दोनों का ध्यान एक साथ काव्या की तरफ गया, जिसका हाथ आदित्य ने पकड़ा हुआ था। काव्या ने इस वक्त भी पार्टी वाली ब्लैक ड्रेस ही पहनी हुई थी और वह काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, और उसके चेहरे की वह सूजन अभी भी नजर आ रही थी। वसुंधरा जी ने एक नजर काव्या की तरफ देखा और फिर हैरानी से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य, ये बच्ची कौन है? वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने एक नजर विक्रम जी की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में सवाल लिए उसे ही देख रहे थे। फिर उसने अपनी दादी की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ काव्या को कमर से पकड़कर अपने नजदीक खींचते हुए कहा, दादी माँ, आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। इतना बड़ा होने के बाद भी सिंगल घूमता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपकी बात मान लूंगा। आदित्य की बात सुनकर विक्रम जी ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आदित्य, साफ साफ बताओ। आपको पता चल जाएगा मिस्टर कपूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। आदित्य के मुंह से फिर से मिस्टर कपूर सुनकर विक्रम जी के चेहरे पर उदासी आ गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखने लगे। आदित्य ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ विक्रम कपूर और वसुंधरा कपूर की तरफ देखते हुए कहा, मीट माई लव, माई लाइफ, काव्या। आदित्य के इतना कहते ही वहां पर सन्नाटा छा गया। विक्रम जी और वसुंधरा जी काव्या को ऐसे देखने लगे जैसे वह दुनिया का कोई आठवां अजूबा हो। उन्हें आदित्य की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। काफी देर तक दोनों हैरानी से काव्या को ही देखते रहे। वहीं दोनों को खुद को घूरता देखकर काव्या की हालत खराब होने लगी। उसके हाथ पैर पर पसीने आ रहे थे। उसके जिस हाथ को आदित्य ने पकड़ा हुआ था, आदित्य महसूस कर सकता था कि उसका यह हाथ ठंडा पड़ रहा है। आदित्य ने उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ में दबाकर सहलाते हुए कहा, दादी, मैंने जो कहा क्या आपने सुना? वसुंधरा जी और विक्रम जी, जो अभी भी हैरानी से काव्या को ही देख रहे थे, आदित्य की आवाज सुनकर दोनों अपने होश में आए। वसुंधरा जी ने काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, तू सच कह रहा है ना? या कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? अगर मजाक कर रहा है तो बता दे। अगर बाद में तूने बताया ना,
मैं तेरी छड़ी से पिटाई करूंगी। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने उन्हें घूरते हुए कहा, और आपको क्यों लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपके साथ यहाँ पर मजाक करने के लिए स्पेशल एक लड़की को लेकर आऊंगा? क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ दादी माँ? आदित्य की बात सुनकर वसुंधरा जी चुप हो गईं। उन्होंने काव्या की तरफ देखा, जो छोटी सी गुड़िया की तरह प्यारी और क्यूट लग रही थी। वसुंधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ बेटा। वसुंधरा जी की आवाज सुनकर काव्या ने डरते डरते आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, दादी बुला रही हैं, जाओ उनके पास। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट की। आदित्य ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, दादी के पास जाओ, वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, वह बहुत स्वीट है। आदित्य को बार बार जाने के लिए कहता देख काव्या धीरे धीरे अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाने लगी। काव्या बिल्कुल छोटे से किसी बच्चे की तरह जाकर वसुंधरा जी के सामने खड़ी हो गई, जैसे कोई गलती कर दी हो। वसुंधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास बैठो। काव्या धीरे से वसुंधरा जी के पास सोफे पर बैठ गई और उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया। वसुंधरा जी ने प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, क्या आपको हमसे डर लग रहा है? उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी उनका ध्यान काव्या के चेहरे की तरफ गया। उसका एक गाल अभी भी सूजा हुआ नजर आ रहा था और उस पर 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। यह देखकर वसुंधरा जी ने गुस्से से आदित्य की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, आदित्य, ये सब क्या है? वसुंधरा जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आदित्य ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। वही बेचारी काव्या तो डर के मारे खुद में ही सिमट कर बैठ गई। वसुंधरा जी ने आदित्य को गुस्से से घूरते हुए कहा, आप एक लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? क्या हमने आपको यही सब सिखाया है? वसुंधरा जी की बात आदित्य की समझ में नहीं आई। वह हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। वही वसुंधरा जी आदित्य को ऐसे देख रही थी जैसे अभी की अभी उसकी पिटाई कर देंगी। आदित्य अभी भी हैरानी से अपनी दादी को ही देख रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दादी उस पर गुस्सा क्यों कर रही हैं। यहाँ तक कि काव्या को भी समझ में नहीं आ रहा था कि दादी ने आदित्य पर गुस्सा क्यों किया। पर दादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह भी डरकर खुद में सिमट गई थी। आदित्य ने वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? वसुंधरा जी ने गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस फूल सी बच्ची पर हाथ उठाने की? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया है? देख इसका गाल। वसुंधरा जी इस वक्त बेहद गुस्से में लग रही थी। वही वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य को एहसास हुआ कि वह उस पर क्यों चिल्ला रही हैं। काव्या, जो कि डर के कारण खुद में ही सिमट गई थी, उसे भी एहसास हुआ कि सूरज ने जो थप्पड़ उसके गाल पर मारा था और उस वजह से उसका गाल सूज गया था। वसुंधरा जी को लग रहा था कि यह थप्पड़ जरूर आदित्य ने ही काव्या को मारा होगा। यह सोचकर काव्या ने जल्दी से वसुंधरा जी की तरफ देखकर धीमी मगर बेहद प्यारी आवाज में कहा, दादी माँ, आप गलत समझ रही हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। काव्या ने इतना कहा ही था कि वसुंधरा जी ने कहा, तू चुप रह जा, मुझे पता है जरूर इसने ही तुझे मारा होगा और तुझे आने से पहले कह दिया होगा कि जब मैं ये सवाल करूं तो तू खुद ही मना कर दे। अच्छे से जानती हूँ मैं इसे, पर मुझे नहीं लगा था कि ये लड़कियों पर भी हाथ उठाएगा। ये तो पता था कि इसे लड़कियां पसंद नहीं है, पर जिस लड़की को इसने गर्लफ्रेंड बनाया है, कम से कम उसे तो ठीक से रखता। आज तक तो सिर्फ लड़कियों के हाथ तोड़ता था, तो किसी के पैर तोड़ता था, किसी को गोली मार देता था। पर मैंने तुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि वह लड़कियां नालायक निकम्मियां होती थी, जो तुझ पर डोरे डालती थी, और वह तुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर इस फूल सी बच्ची को क्यों मारा तूने, जबकि ये तो तेरी गर्लफ्रेंड है और कैसे फूल की तरह नाजुक है। तुझे तो इसे फूल की तरह संभाल कर रखना चाहिए, पर तूने क्या किया इसके साथ? इसका ये छोटा सा गाल देख कैसे सूज चुका है। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने एटीट्यूड से उनकी तरफ देखकर बोरियत भरी आवाज में कहा, हो गई आपकी बकवास, दे लिया लेक्चर। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। और दूसरी बात, अगर मैंने इसे मारा होता तो मैं आज आपसे मिलाने के लिए इसे क्यों लेकर आता? मैं इसके ठीक होने का इंतजार करता। कॉमन सेंस लगाइए मिसेज वसुंधरा कपूर, या फिर उम्र के साथ साथ आपकी अकल भी काम करना बंद कर चुकी है। आदित्य की बात सुनकर वसुंधरा जी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा,
नालायक कहीं के, मेरे दिमाग पर सवाल उठाएगा तू। मैंने अकेली ने इस कपूर एम्पायर को खड़ा किया है, तो मेरे दिमाग पर सवाल तो उठाना बंद ही कर दे तू, वरना तेरी ये दोनों टांगे तोड़ दूंगी। भले ही दुनिया के लिए तू खतरनाक होगा, पर मेरे लिए तो आज भी मेरा छोटा सा आदित्य ही है, जिसे मैंने गोद में खिलाया है, जिसके डायपर मैंने बदले हैं। इसलिए मुझ पर ये एटीट्यूड काम नहीं करने वाला, मिस्टर आदित्य कपूर। दुनिया को डराओ तुम अपने एटीट्यूड से, पर तुम्हें मैं डराऊंगी। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने कहा, मैंने नहीं कहा कि मुझे आपको डराना है, पर आप बेफजूल में मुझ पर गुस्सा कर रही हैं, जबकि मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे प्यार करता हूँ, तो मैं क्यों इसे मारूंगा? आप खुद सोचिए। आदित्य की बात सुनकर वसुंधरा जी ने शक भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तू सच कह रहा है ना? तूने कुछ नहीं किया ना? आदित्य ने इस बार थोड़ी गुस्से से कहा, दादी मैंने अब तक 4-5 बार आपसे कहा है, जबकि मैं किसी को एक बार से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं देता। फिर भी आप बार बार वही सवाल पूछकर मुझे इरिटेट कर रही हैं। मुझ पर यकीन नहीं है तो उससे खुद पूछ लीजिए, वह बता देगी कि उसे ये चोट कैसे लगी है। आदित्य की बात सुनकर काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं वसुंधरा जी ने पलटकर काव्या की तरफ देखकर प्यार से कहा, बेटा मुझे बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी, और अगर इसने तुम्हें ये चोट दी है तो भी मुझे बताओ। इसे तो सबक मैं सिखाऊंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपनी दादी ही समझो। वसुंधरा जी की बात सुनकर काव्या ने धीमी आवाज में कहा, इन्होंने नहीं मारा मुझे। इतना कहकर उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वहीं वसुंधरा जी ने कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। मुझे सच सच बताओ, कैसे हुई तुम्हारी ये हालत? काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आदित्य ने तेज आवाज में कहा, काव्या तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ यह किया है, तुम उसका नाम दादी के सामने ले सकती हो। मेरी दादी तुम्हारी भी दादी है, क्योंकि तुम उनकी होने वाली बहू हो। वैसे दादी, अगर कोई आपकी होने वाली बहू के साथ इस तरह की हरकत करेगा तो आप उसके साथ क्या करेंगी? आदित्य की बात सुनकर वसुंधरा जी ने गुस्से से कहा, उस इंसान को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है मेरी होने वाली पोता बहू को इस तरह से थप्पड़ मारने की? देखो मेरी फूल सी बच्ची का पूरा गाल सूज चुका है और 5 उंगलियों के निशान छप चुके हैं। अगर तूने भी किया होगा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने कहा, कितनी बार कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वसुंधरा जी ने कहा, तो फिर ये बता क्यों नहीं रही कि किसने मारा है? आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, काव्या मैंने कहा ना तुम दादी को सच बता सकती हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर वसुंधरा जी की तरफ देखा, जो प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। काव्या ने खुद को संभाल कर गहरी सांस लेते हुए कहा, दादी मुझे ये थप्पड़। काव्या ने इतना कहा ही था कि तभी बाहर से एक औरत के गुस्से के चिल्लाने की आवाज सबके कानों में पड़ी। विक्रम जी, जो कि चुपचाप बैठे हुए थे, इस आवाज को सुनकर उन्होंने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर एक औरत जिसकी उम्र 45 साल लग रही थी। उसने भारी भरकम कपड़े पहने हुए थे, जो कि काफी महंगे लग रहे थे। उसने काफी गहने भी पहने हुए थे। वह दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर उसने भारी भरकम मेकअप किया हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, विक्रम, आपके बेटे ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, जरा देखिए। उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 नौकर सूरज को पकड़कर अंदर ला रहे थे। सूरज काफी कमजोर लग रहा था और उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा बैंडेज लगी हुई थी। वहीं सूरज की ऐसी हालत देखकर विक्रम जी जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह किसने किया सीमा? यह कोई और नहीं, विक्रम जी की दूसरी बीवी और सूरज की माँ सीमा थी। सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, आपके लाडले बेटे आदित्य ने किया है ये सब। सीमा ने इतना कहा ही था कि तभी उसका ध्यान लिविंग रूम में मौजूद आदित्य पर गया। उसे देखते ही सीमा जी की बोलती बंद हो गई। सीमा आदित्य की पीठ पीछे उसकी चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना कर ले, आदित्य को देखते ही उसका मुंह बंद हो जाता था, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि आदित्य कितना ज्यादा खतरनाक है। पर आज बात उसके छोटे बेटे की थी, इसलिए वह चुप नहीं होने वाली थी। आदित्य को देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें चाहिए क्या? 75% प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम पर ही है। अब क्या मेरे बेटे की जान लेकर बची हुई 25% भी अपने नाम कराना चाहते हो?
सीमा की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, सीमा कपूर, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम्हारे बेफजूल बेटे जो किसी काम का नहीं है उस पर अपना टाइम वेस्ट करूं? आदित्य की बात सुनकर सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा बेटा बेफजूल है या फिर क्या है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आदित्य, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुमने मेरे बेटे की ऐसी हालत क्यों की है? सीमा की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। वही वसुंधरा जी और विक्रम जी भी हैरानी से आदित्य की तरफ देख रहे थे। विक्रम जी ने शांति भरी आवाज में कहा, आदित्य, क्या सूरज को तुमने मारा है? विक्रम जी की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा, बिल्कुल मैंने ही मारा है। इनफैक्ट मेरा बस चलता तो मैं इसे जान से मार देता, पर किसी ने मुझे रोक लिया, वरना शायद आज आपका ये संस्कारी बेटा आप लोगों के सामने नहीं होता। आदित्य की बात सुनकर वसुंधरा जी ने गुस्से से कहा, आदित्य, तुम इस तरह की हरकत अपने भाई के साथ कैसे कर सकते हो? उसकी हालत देखो, और तुम यह भी कह रहे हो कि अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसकी जान ले लेते। ये किस तरह की बदतमीजी है? आदित्य, भाई है वह तुम्हारा, सगा न सही सौतेला है सही, पर भाई भाई होता है। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो भाई अपने भाई की गर्लफ्रेंड पर नजर डालता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है क्या दादी माँ? आदित्य की बात सुनकर लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। भाई वसुंधरा जी, जो कि काव्या के पास बैठी हुई थी, उन्होंने पलटकर काव्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सूरज को देखकर डर नजर आ रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वसुंधरा जी ने हैरानी भरी आवाज में कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? वहीं आदित्य की बात सुनकर सीमा, जिसका ध्यान काव्या की तरफ चला गया और उसने काव्या को पहचान भी लिया था, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बातें बंद करो। आदित्य, ये लड़की, इससे मैं 3 महीने पहले ही मिली हूँ। ये सूरज की गर्लफ्रेंड है, और तुम इसे कह रहे हो कि सूरज ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। वही सीमा की बात सुनकर विक्रम जी और वसुंधरा जी एक बार फिर से हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड है। उन्हें सब कुछ बेहद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। वहीं सूरज ने भी काव्या की तरफ देखा, जो डरी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। यहाँ तक कि अपनी जगह पर बैठे बैठे वह काम भी रही थी। सूरज भले ही ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर उसकी हालत पहले से काफी ठीक थी। आदित्य ने मुस्कुराकर सीमा की तरफ देखते हुए कहा, शायद आप अपने बेटे से पूछना भूल गई कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 1 हफ्ते पहले क्या किया, जिसके बाद वह अपनी जान देने के लिए जा रही थी। इनफैक्ट वह लगभग मर ही गई थी। जरा पूछ कर देखिए अपने प्यारे संस्कारी बेटे से। आदित्य की बात सुनकर सीमा जी ने आदित्य को घूरते हुए कहा, मुझे मेरे बेटे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस लड़की की, तो ऐसी अनाथ और कैरेक्टरलेस लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जहाँ पैसे वाला लड़का दिखा नहीं, उसे जाकर मधुमक्खी की तरह चिपक जाती है। पहले सूरज के पीछे पड़ी हुई थी, अब इसे समझ आ गया होगा कि ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है, इसलिए तुमसे आकर चिपक गई और दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा दी। काफी चालाक है यह लड़की, बिल्कुल लोमड़ी की तरह है। सीमा की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी घटिया जबान से मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी कहने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा और क्या नहीं, ये तुम सोच भी नहीं सकती। और ये मत सोचना कि तुम मेरे डैड की बीवी हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे लिए मेरा प्यार, मेरी काव्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आदित्य की बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। वसुंधरा जी भी चुपचाप आदित्य की बात सुन रही थी। उन्होंने काव्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उन्होंने प्यार से काव्या का चेहरा अपने हाथ में भरकर कहा, मुझे बताओ, क्या सूरज ने तुम्हें मारा है? और ये सीमा क्या कह रही है? मुझे तुम्हारे मुंह से जानना है। वसुंधरा जी की बात सुनकर काव्या ने उनकी तरफ देखा। वसुंधरा जी काफी प्यार से उससे बात कर रही थी। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, दादी माँ, सूरज मेरा बॉयफ्रेंड था। 2 साल पहले उसने मुझे कॉलेज में प्रपोज किया था। हम एक ही क्लास में थे। मैं सूरज से काफी प्यार करने लगी थी, पर मुझे नहीं पता था कि सूरज मेरे साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा है। 1 हफ्ते पहले उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, और उस दिन पहाड़ी वाले मंदिर पर आधी रात को हमारी शादी थी। इतना कहकर काव्या चुप हो गई। काव्या को चुप होता देखकर दादी माँ ने कहा, हमें पूरी बात बताओ। काव्या ने कहा, दादी माँ, मैं अनाथ हूँ, हमेशा परिवार के प्यार के लिए तरसती थी। सूरज का प्यार मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा
जैसे मुझे पूरी जिंदगी मिल गई हो। मुझे लगा था सूरज मेरी पूरी दुनिया है, मेरी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती थी। इसलिए जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तब मैं भी मान गई। पर मुझे नहीं पता था कि वह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। उस दिन सूरज ने मुझे शादी के मंडप में यह कहकर ठुकरा दिया था कि मैं एक अनाथ हूँ, लावारिस हूँ, मेरी दो कौड़ी की औकात नहीं है, और उसने सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक किया है। कहते हुए काव्या की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। काव्या की बात सुनकर वसुंधरा जी हैरानी से सूरज की तरफ देखने लगी, जो काव्या को ही देख रहा था। काव्या ने काफी धीमी आवाज में वसुंधरा जी से सब कुछ कहा था, जिस वजह से उसकी बातें उनके अलावा किसी को सुनाई नहीं दी थी। पर वसुंधरा जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सीमा समझ गई थी कि काव्या ने जरूर कुछ बताया होगा। यह देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ आप इस घटिया लड़की की बातों में मत आओ। इसके जैसी लावारिस लड़कियां जिनके माँ बाप नहीं होते, इनका यही काम होता है, अमीर घर के लड़कों को फंसाकर उनके पैसों पर ऐश करना। सीमा की बात सुनकर आदित्य, जो कि अभी भी उसे ही घूर रहा था, उसने एक बार फिर से तेज आवाज में कहा, मिस्टर विक्रम कपूर, अपनी बीवी से कहिए कि अपनी जबान पर लगाम लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी जबान काट दूं। उसके बाद आप भी मुझे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी मेरे प्यार मेरी काव्या की इंसल्ट करेगी, उसे सबक सिखाना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा। आदित्य की बात सुनकर विक्रम कपूर, जो अब तक चुप थे, उन्होंने कहा, सीमा चुप हो जाओ। तुम इस तरह से इस बच्ची के ऊपर घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती जब तक पूरी सच्चाई तुम्हें पता ना हो। विक्रम जी की बात सुनकर सीमा ने गुस्से में कहा, क्या आपको मेरे बेटे पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? सारा प्यार अपने इस बेटे आदित्य के लिए है। मेरे बेटे की ऐसी हालत देखकर भी आपको उसके ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा है? कैसे बाप हैं आप? सीमा की बात सुनकर विक्रम जी ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने नहीं कहा कि मुझे सूरज की हालत देखकर बुरा नहीं लग रहा है, पर मैं बिना सच्चाई जाने इस बच्ची पर इल्जाम नहीं लगा सकता। सीमा, यह बात आपको समझनी होगी, और चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। इसलिए जब तक सच मेरे सामने नहीं आ जाता, मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकता। विक्रम जी की बात सुनकर सीमा चुप हो गई। अभी वह कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी विक्रम जी की कठोर आवाज सूरज के कानों में पड़ी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, सूरज, हमें सिर्फ आपसे इतना जानना है कि क्या आपने इस बच्ची को धोखा दिया है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, और झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास हजारों तरीके हैं सच्चाई जानने के, और ये बात आप भी अच्छे तरह से जानते हैं। अपने पापा की बातें सुनकर सूरज ने उनकी तरफ देखा, जिनकी आंखों में कोल्डनेस नजर आ रही थी। सूरज ने कुछ कहना ही चाहा, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। विक्रम जी ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, हमने आपसे कुछ पूछा है सूरज, हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए। विक्रम जी को सूरज के साथ इतनी कठोरता से बात करता देखकर सीमा जी ने उदासी भरी आवाज में कहा, विक्रम जी, क्या आपको उसकी हालत नहीं दिख रही है, जो आप उसके साथ इतनी तेजी से बात कर रहे हैं? आप हमेशा आदित्य और सूरज में फर्क क्यों करते हो? जानती हूँ कि आदित्य आपके प्यार, आपकी पहली बीवी साक्षी और आपका बेटा है, पर सूरज भी आपका ही बेटा है। भले ही आप मुझसे प्यार नहीं करते, पर क्या आपको सूरज से भी प्यार नहीं है? सीमा की बात सुनकर विक्रम जी ने उसे घूरते हुए देखा। अपनी बकवास बंद करो सीमा, मैंने कभी सूरज और आदित्य या फिर अपनी में फर्क नहीं किया है। मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे एक समान ही हैं। विक्रम जी की बात सुनकर सीमा ने हंसते हुए कहा, वह तो दिख ही रहा है कि आप अपने सभी बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। आपके लिए आदित्य इम्पोर्टेंट है, मेरे बच्चे नहीं। सीमा की बात सुनकर विक्रम जी ने कहा, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, पर मेरा दिल जानता है कि मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे एक समान ही हैं। जो गलती करेगा उसे गलती की सजा भुगतनी होगी। सीमा, तुम इस तरह से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके सूरज की गलती पर पर्दा नहीं डाल सकते। आदित्य, जो कि अब तक चुप था, उसने कहा, अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए मिस्टर एंड मिसेस कपूर। मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को पूरा कीजिए। मैं आज इसलिए काव्या को यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि आपकी होने वाली बहू है, और आपके इस प्यारे संस्कारी बेटे ने मेरी होने वाली बीवी पर हाथ उठाया है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो इसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अब इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये आप दोनों को डिसाइड करना है। इतना कहकर उसने वसुंधरा जी की और विक्रम जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा।
आदित्य की बात सुनकर विक्रम जी ने एक बार फिर से गुस्से से कहा, हमने आपसे कुछ सवाल किया था सूरज, और हमें अब तक उसका जवाब नहीं मिला। हमने पूछा क्या जो कुछ भी इस बच्ची ने माँ से कहा वह सब सच है? क्या आपने इसे धोखा दिया है और शादी का वादा करके इसे मंदिर में अकेले छोड़कर आए थे? सिर्फ सच जानना है, और आपके पास जवाब देने का ये आखिरी मौका है। इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। सूरज, जो कि अब तक चुप था, उसने धीमी आवाज में कहा, डैड, वह मुझे उसने इतना ही कहा था कि विक्रम जी ने कहा। सिर्फ जवाब चाहिए सूरज, उसके अलावा कुछ भी नहीं। विक्रम जी की बात सुनकर सूरज ने कहा, हाँ। इतना कहकर उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वह जानता था कि अगर उसने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो आदित्य अभी के अभी उसे यहाँ पर धोना शुरू कर देगा। और वह अपने डैड के पावर को भी जानता था। अगर विक्रम जी चाहते तो चुटकी बजाते ही सब कुछ पता लगा सकते थे। इसलिए उसने झूठ बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। सूरज का जवाब सुनकर विक्रम जी ने गुस्से से कहा, आपको हमने यही सब सिखाया है, किसी की फीलिंग्स का मजाक बनाना? अगर आपको इस बच्चे से प्यार नहीं था तो इसके साथ प्यार करने का नाटक करके इससे शादी का वादा करने की क्या जरूरत थी? हमने कभी आपको इस तरह से किसी के जज्बातों का मजाक बनाना नहीं सिखाया। तो फिर आपने इस तरह की घटिया हरकत क्यों की सूरज? जवाब दीजिए। इस बार विक्रम जी की आवाज पहले से तेज और गुस्से भरी थी। वहीं वसुंधरा जी भी गुस्से से सूरज को देख रही थी। सूरज ने अपने डैड की तरफ देखा, जो उसे घूर रहे थे। उसने कहा, डैड, इस लड़की ने मेरे पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट की थी। यहाँ तक कि इसने मुझे ये भी कहा था कि ये मर जाएगी, पर मेरे जैसे घटिया लड़के को कभी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगी। उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि इस दो कौड़ी की लड़की को सबक सिखाकर ही रहूंगा कि सूरज कपूर क्या चीज है। और उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे अपने प्यार में पूरी तरह से पागल कर दूंगा और फिर इसे अकेला छोड़कर अपना बदला पूरा करूंगा। इतना कहकर वह चुप हो गया। सूरज की बात सुनकर विक्रम जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसके पास जाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी आपके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है, जो इस तरह से हमें बता रहे हैं कि आपने एक लड़की की किस तरह से बेइज्जती की। और इस लड़की ने बिल्कुल सही कहा था। आपके जैसे घटिया लड़के को कौन लड़की अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगी? जरूर आपने ही कुछ घटिया हरकत की होगी, इसलिए इसने पूरे कॉलेज के सामने आपकी इंसल्ट की थी। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप इसके साथ प्यार का नाटक करके इसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। सूरज हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर अपने डैड की तरफ देख रहा था। आज जिंदगी में पहली बार विक्रम जी ने उसके गाल पर इस तरह से थप्पड़ मारा था। यहाँ तक कि सीमा भी हैरानी से विक्रम जी को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विक्रम जी ने सूरज को थप्पड़ मारा है। बचपन से ही विक्रम सूरज को किसी राजकुमार की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि आदित्य उनसे दूरी बनाकर ही रखता था। इसलिए वो अपना सारा प्यार सूरज पर ही लुटाते थे। जैसे ही सीमा को एहसास हुआ कि अभी अभी विक्रम जी ने सूरज को थप्पड़ मारा है, उसने गुस्से से कहा, विक्रम जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? सीमा की बात सुनकर विक्रम जी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर यही थप्पड़ मैंने इसे बचपन में मारा होता तो आज किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेलने की इसने हिम्मत नहीं की होती। सूरज अभी भी हैरानी से विक्रम जी को देख रहा था। जब उसे होश आया तब उसने गुस्से से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, वह भी इस घटिया लड़की के लिए जिसने मेरे छोड़ते ही आपके बड़े बेटे को फंसा लिया। पैसों का इतना लालच कि एक दिन भी रुका नहीं गया। न जाने कितने आदमियों के बिस्तर गर्म कर चुकी है और खुद को सती सावित्री बताती है ये लड़की। और अगर आज मैंने इसे अपना बनाना चाहा भी तो क्या गलत किया? 2 साल तक उसने मुझे छूने नहीं दिया और आपके इस बेटे को 2 दिन के अंदर अंदर ही खुद को सौंप दिया। सूरज की घटिया बात सुनकर काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं आदित्य की आंखों में खून उतर आया। सूरज की बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे, सिवाय उसकी माँ सीमा जी के। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं उसके बगल में खड़ी वसुंधरा जी ने जब काव्या को इस तरह से रोते देखा तब उन्होंने गुस्से से सूरज की तरफ देखकर चलते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो सूरज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? वसुंधरा जी की बात सुनकर सूरज ने उनकी तरफ देखकर चलते हुए कहा, दादी, क्या आपने कभी मुझे अपना पोता समझा है? हर बार आप इस आदित्य का साथ देती हो, जबकि मैं भी आपका पोता हूँ। सिर्फ इसलिए ना
क्योंकि आपकी लाडली बहू साक्षी का बेटा है और मैं अपनी मम का बेटा हूँ, और मेरी मम तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना? इसलिए आप हमेशा मुझ में और इसमें फर्क करती हैं। सूरज की बात सुनकर विक्रम जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपनी बदतमीजी भरी बातें करना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इस तरह से बात करने की? विक्रम जी की बात सुनकर सूरज ने भी चिल्लाते हुए कहा, हर बार मुझे ही आप लोग क्यों कहते हैं? आपकी माँ मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात कर सकती हैं। आपका बेटा मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात कर सकता है, और अगर मैं आपकी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात कर ली तो मैं बदतमीज हो गया? इस घर के रूल मेरे लिए और आदित्य के लिए अलग हैं क्या? क्यों डैड? अगर आपको अपने एक ही बेटे से प्यार करना था तो फिर मुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया? हर बार बचपन से लेकर अब तक इसके और मेरे बीच में फर्क किया गया है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मॉम कहती थी कि आप सब मुझे भी उतना ही प्यार करते हो जितना इस आदित्य से। और मैं भी मॉम की बात मान लेता था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे यकीन हो गया कि आप लोग मुझ में और इसमें कितना फर्क करते हो, और आज तो आप लोगों ने साबित भी कर दिया। डैड, सिर्फ इस पराई लड़की के लिए जिसे आपका ये बेटा अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाया है, उसके लिए आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझे थप्पड़ मार रहे हो, अपने खुद के बेटे को? क्यों डैड? मुझ में और इसमें फर्क क्यों? कहते हुए सूरज विक्रम जी की तरफ देखने लगा। विक्रम जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सूरज अपनी घटिया बातें करना बंद करो। मैंने कभी तुम तीनों में फर्क नहीं किया। मेरे लिए हमेशा से मेरे सभी बच्चे एक समान ही है। पर तुम्हारी हरकतें और आदित्य की हरकतों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कभी किसी लड़की को इस तरह से अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना तुम्हें नहीं सिखाया सूरज। फिर भी तुमने एक छोटी सी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर प्यार नहीं था तो धोखा देने की क्या जरूरत थी? अपना बदला लेने के लिए तुम इस तरह से किसी की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ा सकते हो। प्यार कोई खिलौना नहीं होता। प्यार वह जज्बात है जो एक इंसान को जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। प्यार वह चीज है जो इंसान के आपके छोड़कर जाने के बाद भी आपको उस इंसान की हमेशा याद दिलाता है, जो हर पल एहसास दिलाता है कि वह इंसान आपके पास है, आपकी रूह में है। विक्रम जी की बात सुनकर सूरज ने हंसते हुए तालियां बजाते हुए कहा, हाँ, इसलिए तो आप आज तक अपनी पहली वाइफ साक्षी की जगह मेरी मम को नहीं दे पाए। आपने मेरी मम को सिर्फ पैसा पावर दिया, पर प्यार कभी नहीं दिया। वह तो आप आज भी अपनी पहली वाइफ से ही करते हैं ना, जो कि दुनिया में है भी नहीं। आपके लिए प्यार की ये मायने हैं जिससे आप क्या प्यार करते हो। वह दुनिया में रहे ना रहे, आप उससे ही प्यार करोगे। पर जो आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर है, उससे प्यार नहीं करोगे, है ना डैड? अगर आपकी नज़र में यह प्यार है तो मैं ऐसे प्यार को लात मारता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे प्यार की। सूरज की बात सुनकर वसुंधरा जी ने गुस्से से कहा, सूरज, अपनी बकवास बातें बंद करो और हमें बताओ कि क्या मिला तुम्हें इस बच्ची का दिल दुखाकर, जबकि तुम जानते थे कि इसके परिवार में कोई नहीं है। इसने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था और तुमने इसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया। किसी को इतना मत दर्द दो सूरज कि उसकी बददुआ तुम्हें लग जाए। वसुंधरा जी की बात सुनकर सूरज ने हंसते हुए कहा, मुझे तो आप सबकी बददुआ लग ही चुकी है ना दादी माँ। आप सब लोगों ने कब मेरे लिए दुआ की है? काव्या चुपचाप सूरज की सारी बातें सुन रही थी। उसने मनी मन कहा, इसके पास परिवार है पर इसे परिवार की अहमियत नहीं पता। मुझसे पूछे जरा, एक परिवार की अहमियत क्या होती है? सही कहते हैं लोग, जिनके पास जो चीज होती है उसे उस चीज की कदर नहीं होती। उस चीज का मोल उस इंसान को पता होता है जो उस चीज के लिए बचपन से तरस रहा हो। अब तक चुप रही सीमा जी ने काव्या की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब शांति मिल गई तेरे कलेजे को? खुद तो अनाथ है ही, मेरे बेटे को भी उसके परिवार से अलग करना चाहती है। तेरे जैसी घटिया लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे बेटे ने तुझे छोड़ दिया तो तू उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। पहले तूने इस आदित्य को अपने जाल में फंसाया, न जाने कौन कौन से पैतरे आजमाए होंगे इसे फंसाने के लिए, और अब इसकी मदद से तू मेरे बेटे को उसके परिवार से अलग करना चाहती है। यही प्लान है ना तेरा? तुझसे ज्यादा घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सीमा जी की बात सुनकर काव्या ने उनकी तरफ देखकर कहा, गलती खुद के बेटे की है और इल्जाम आपको दूसरों पर ही लगाना है ना? अनाथ हूँ इसका यह मतलब नहीं कि मेरे अंदर संस्कार नहीं है, और अगर संस्कारों की बात
आप कर ही रही हैं तो सुनिए, आपके बेटे के अंदर संस्कार दूर की बात है, इंसानियत भी नहीं है। उसके लिए गरीब रास्ते की धूल बराबर होंगे। अगर भगवान ने उसे अमीर घर में पैदा किया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह गरीबों को रास्ते की धूल समझकर कुचलता फिरे। काव्या की बात सुनकर सीमा जी ने हंसते हुए कहा, तूने बिल्कुल सही कहा। तू रास्ते की धूली है, जो मेरे बेटे के पैरों पर लगने लायक भी नहीं है। और तूने क्या सोच लिया कि तू मेरे बेटे को फंसाकर महलों की रानी बन जाएगी? तेरी औकात नहीं है कपूर परिवार की बहू बनने की। भले ही आदित्य इस वक्त तुझे अपने साथ लेकर घूम रहा है, पर बहुत जल्दी वह भी तुझे लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा। उसके बाद ना तेरे पास रहने के लिए घर होगा, ना ही तेरी खुद की कोई इज्जत होगी, क्योंकि हर कोई तुझे कचरे की तरह लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकालता फेंकता रहेगा। पर तेरी जैसी लड़कियां भूखी नहीं मरती। मैं जानती हूँ तू किसी न किसी को तो पटा ही लेगी, किसी की भी रखैल बन जाएगी, या फिर अमीर मर्दों का बिस्तर गर्म करेगी। सीमा जी की बात सुनकर अब तक चुपचाप बातें सुन रहा आदित्य गुस्से से चिल्लाया, मिस्टर विक्रम कपूर, अपनी बीवी की जबान को लगाम दीजिए। कहीं इसकी जबान काट कर ना फेंक दूं। इस औरत की इतनी औकात नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड काव्या को इस तरह की बातें कह सके। इसकी खुद की क्या औकात है? दो कौड़ी की औरत, खुद कंगाल की बेटी होकर मेरी गर्लफ्रेंड को बताएगी कि उसकी क्या औकात है। सीमा जी ने जब आदित्य के मुंह से खुद के लिए दो कौड़ी की औरत, कंगाल की बेटी जैसे शब्द सुने, तब उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने विक्रम जी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपने बेटे की जबान पर लगाम दीजिए। विक्रम जी, बीवी हूँ आपकी। ये नहीं मानता है, वह बात अलग बात है। इसे मुझे इज्जत देनी होगी। विक्रम जी ने इस बार सीमा पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सीमा, तुम घटिया बातें कर रही हो तो दूसरों की बातें सुनने की हिम्मत भी रखो। अपनी ये गंदी जबान बंद करो, कहीं मेरा हाथ तुम पर ना उड़ जाए। पहले ही आज तुम्हारे इस नालायक बेटे की वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। विक्रम जी की बात सुनकर सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, आप इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाएंगे? विक्रम जी, सही कहा मेरे बेटे ने। आपके लिए हर वह इंसान इम्पोर्टेंट है जो कि आपके प्यारे बेटे आदित्य से जुड़ा हुआ है। आपके लिए मेरा, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का कोई वजूद नहीं है ना? तो फिर क्यों रखा है हमें इस घर में? घर के बाहर फेंक क्यों नहीं देते हमें? वैसे भी अब तो आपके पास आपका बेटा आदित्य भी है, और यह दो कौड़ी की लड़की भी है। काव्या इतनी देर से अपने लिए घटिया बातें सुन सुनकर बुरी तरह से टूट चुकी थी। भले ही वह मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर आखिर किसी और के घर में खड़ी होकर उन लोगों के मुंह से खुद के लिए इतनी गंदी बातें सुनकर कौन लड़की वहां पर रह सकती थी? काव्या की आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उसने एक नजर सबकी तरफ देखा और तेजी से घर से बाहर की तरफ दौड़ने लगी। आदित्य, जो कि गुस्से से पागल हो चुका था, उसने जब काव्या को इस तरह से घर से बाहर दौड़ते देखा, तब उसने सीमा जी की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, तुझे तेरी औकात दिखाकर ही रहूंगा। सीमा कपूर, तूने आज मेरी काव्या की इंसल्ट की है ना? इसका हिसाब तुझे चुकाना ही होगा। इतना कहकर वह भी दौड़ता हुआ काव्या के पीछे चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर सीमा जी ने गुस्से से विक्रम जी की तरफ देखते हुए कहा, देखो खुद के बेटे को किस तरह से बात कर रहा है मेरे साथ। वहीं आदित्य दौड़ता हुआ काव्या के पीछे आ रहा था, जो कि लिविंग रूम से निकलकर गार्डन की तरफ भाग रही थी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने भी गार्डन में काव्या को नहीं रोका, क्योंकि उन लोगों ने काव्या को आदित्य के साथ आते हुए देखा था, और यहाँ पर आदित्य से हर कोई डरता था। काव्या गार्डन में एक पेड़ के पास आकर रुक गई और पेड़ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तभी पीछे से आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर इतना रोना आ रहा है, जबकि तुम्हारी खुद की कोई गलती नहीं है। इतना कमजोर होना भी ठीक नहीं है काव्या। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने रोते हुए कहा, वह मुझ पर किस तरह के गंदे इल्जाम लगा रही थी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं अनाथ हूँ? हर बार दो कौड़ी की लड़की कहती हैं। क्या हमारे हाथ में होता है कि हम किस घर में पैदा होंगे? नहीं ना। तो फिर वह इस तरह से किसी की इंसल्ट कैसे कर सकती है? आदित्य ने काव्या को अपनी बाहों में भरकर उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ऐसे ही लोगों से लड़ने लायक बनना होगा। काव्या, दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं, और हर एक रास्ते में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, और तुम्हें उनसे डरना नहीं है। उनका डटकर सामना करना है।
इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम अपना पहला लेसन सीख सको। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।